ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के जो सीएम पद के दावेदार हैं उम्मीदवार, वो अपनी सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बहुत डाइसी है क्योंकि ऑलरेडी जो दो कैंडिडेट वो कांग्रेस का गढ़ है। माडम परिवार जो विक्रम माडम उनके सामने जो लड़े हैं, उनका एक गढ़ है, परंपरागत सीट है उनकी। और उनके सामने जो बीजेपी के भी कैंडिडेट है, वो भी एक जमाने में मोदी साहब की पहली उसमें मंत्री रहे हैं, तो उनकी सीट बचा पाना उनके लिए मुश्किल है। हाँ, फाइट टफ दे रहे हैं। त्रिकोणीय जंग पूरे गुजरात में बहुत कम सीटों पे दिख रहा है, उनमें से एक सीट ईसुदान गढ़वी की है। जी रिया जी, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का माहौल बना देते हैं एक चुनाव में, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। कभी वो उत्तराखंड की तरह बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है और कभी पंजाब की तरह बिल्कुल एक तरफा जीत हो जाती है। देखिए, केजरीवाल की बड़ी क्वालिटी है कि वो चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और वो एक बड़ी क्वालिटी है कि वो स्टेट के हिसाब से अपना रंग, अपनी नीति, अपनी विचारधारा भी बदल लेते हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे होंगे तो कभी नहीं कहेंगे कि नोटों पर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की तस्वीर छाप दो। गुजरात में उन्हें मालूम है ये सेंटिमेंट है, ये वर्क कर सकता है। लेकिन नेशनल लेवल पर जहाँ जहाँ उन्होंने चुनाव लड़े हैं, जो चीज़ जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई है वो है उनका फ्री बिजली और फ्री पानी का वादा। दो चीज़ें साथ में, माने एक तो जो लोगों को जो मूलभूत उनकी ज़रूरतें हैं उनको इस तरह से प्रस्तुत करना कि सरकार का काम है लोक कल्याण करना, मैं आपके भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरा, जैसे कांग्रेस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, शोषित, वंचित सब एक समा जाते हैं। तो केजरीवाल जी ने जो अपनी रणनीति बनाई है वो सर्वसमावेशी रणनीति बनाई है। उसमें एक जाति का वर्चस्व नहीं, एक किसी प्रांत विशेष का वर्चस्व नहीं, किसी विचारधारा का वर्चस्व नहीं। उसमें उसने अपने आप को आइडियोलॉजिकली डिज़ाइन किया है कांग्रेस की तरह, और जो फाइट करने के जो तरीके हैं वो डिज़ाइन किए हैं मोदी जी से। तो मतलब एक तरह का वो एक नव उन्मेष है, एक नव अवतार है पॉलिटिक्स में। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी है कि उनका कोई बैगेज नहीं है। कांग्रेस के बारे में जब आप बोलते हैं तो हम 70 साल का एक इतिहास है, उनकी गलतियां हैं, आरोप हैं, भ्रष्टाचार है, नेताओं के अलग अलग फैसले हैं जिनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इनका जो राजनीतिक इतिहास है बहुत लिमिटेड है और खोने के लिए कुछ भी नहीं। जो कुछ करेंगे वो अचीव ही करेंगे, पाएंगे। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जगह वो जीरो से शुरू करते हैं। और दिल्ली में जिस तरह की पकड़ उन्होंने बनाई है वो एक उदाहरण है इस बात का कि जिस राज्य पर वो पकड़ बना लेते हैं फिर वो छूटता नहीं उनके हाथ से। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी है हमारे साथ। देवेंद्र, बीजेपी शुरुआत में हमें याद है अरविंद केजरीवाल का नाम आता था तो पहले कह दिया करते थे कि एक म्यूनिसिपैलिटी के, एक शहर के मुख्यमंत्री हैं वो। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी कितना गंभीरता से लेना शुरू कर चुकी है? निश्चित तौर पर सौरभ गंभीरता से लेती है। अब भले ही बयानों में वो बहुत ना दिखे, जैसे गुजरात के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बाद के फेज़ में, खास तौर पे जब बाद के दिनों में, कि बीजेपी के कोई भी बड़े नेता आम आदमी पार्टी को लेकर उनका जिक्र तक नहीं करते थे रैली में, और बार बार इस बात को कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी ही से ही मुख्य मुकाबला है। उसके पीछे बड़ी वजह की ये भी थी कि वो ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी कोई बड़े प्लेयर के तौर पर देखी जाए। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से आम आदमी पार्टी फुट स्टेप पर चलती है बीजेपी की। आप उनके पूरे कार्यक्रम को देखें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही केंद्र सरकार के स्तर पे हर घर तिरंगा योजना की पहली बैठक की थी, और वो बैठक बहुत गोपनीय बैठक थी, सिर्फ उसमें कुछ अधिकारी शामिल थे। किसी अधिकारी के मार्फत आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को ये जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत तिरंगा के लेकर कार्यक्रम कर दिया था। तो इस तरह का जो फुट स्टेप वो फॉलो करते हैं, वहाँ पर बीजेपी निश्चित तौर पर यह सतर्क रहती है आम आदमी पार्टी को लेकर कि इन्हें ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो किसी हद तक जाते हैं, इस बात को लेकर भी बीजेपी नेता कोई बहुत अच्छे रूप में आम आदमी पार्टी को नहीं देखते। और वहाँ उनकी एक पूरी कोशिश थी गुजरात में भी कि शुरू में भले ही ट्रायंगुलर इलेक्शन को लेकर वो उनको फ़ायदा दिख रहा था, बाद में उन्हें चिंता इस बात की हो गई कि ऐसा ना हो कि डबल डिजिट में सीटें जीत जाएं या वोट शेयर इनको डबल डिजिट में आ जाए। उसके बाद एक नैरेटिव बनने लगे जो कि आगे उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसको काउंटर करने के लिए पूरी ताकत लगाई गई थी। हर्षवर्धन जी, गुजरात के चुनाव में ये बात भी बहुत चर्चा के अंदर है कि गुजरात की जीत का जो ये सेहरा है मुख्य तौर पर किसके सर बनेगा? नायक मोदी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमित शाह जी ने वहाँ पे काफ़ी काम किया। बहुत दिनों तक उन्होंने गुजरात के अंदर बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट की है। और फिर तीसरे लेवल पर हम आते हैं तो एक मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ पर, जो अभी 1 साल से भी कम वक्त से वहाँ पर सत्ता संभाल रहे हैं। तो इसका सेहरा जो है वो किसके सर बनने वाला है? देखिए सौरभ जी, जब ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अभी गिनती शुरू नहीं हुई है तो अभी हम लोग वो बात कर रहे हैं जो एक पब्लिक परसेप्शन है कि बीजेपी जीत रही है। इसको मान के नहीं चला जा सकता, अभी तो नतीजा आने। निश्चित तौर पर, लेकिन चूंकि
राजनीतिक चर्चा हो रही और रजत जी वर्षों से राजनीति देखते हुए उन्होंने कुछ कहा और स्वामी जी ने कुछ कहा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज की जो पूरी राजनीति चल रही है वो सब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख गए और बहुत साफ वो कहते हैं कि सकल पदार्थ एहि जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। तो आप पूछ रहे हैं किसको मिलेगा श्रेय, तो कर्म करता हुआ जो दिख रहा है उसको श्रेय मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के सामने अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह से उभरते हुए दिख रहे हैं तो एक तो वजह है कांग्रेस की कमजोरी, लेकिन दूसरी वजह यह है कि वो भी कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी राजनीति से मैं कितना सहमत हूं कितना असहमत हूं वो अलग बात होती है, लेकिन वो इसी काम को करते हुए दिख रहे हैं। और जब गुजरात के संदर्भ में बात करते हैं तो बिना किसी बहस के वो मोदी शाह हो जाता है, यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का आइडिया उसको, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है वो अमित शाह कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल का एक चेहरा है, लेकिन श्रेय के तौर पर देखेंगे तो मैं तो अगर गुजरात को जितना देखता हूं तो ये मोदी शाह की जीत होगी, पूरी तरह से उनकी रणनीति की जीत होगी। आगे के लिए उनको एक कर्म करने वाला चेहरा भी गुजरात में खोजना है, ये बहुत बड़ी जरूरत है उनकी। रिमझिम, कोई सरप्राइज तो नहीं छुपा है हमारे पास 8 बजे के बाद 2-3 घंटे के अंदर? जी, अनुमान के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा। कुछ सीटों पे हो सकता है, कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि हो सकता हो कम मार्जिन पे है, फंसी हुई हैं, नेल बाइटर्स हैं, उनमें कुछ अगर सरप्राइज एलिमेंट हो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन अनुमानित तौर पे जैसे कि सारे एग्जिट पोल्स, यहाँ बैठे सारे आई वुड से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो अनुमान जा रहा है, लगता है चीज़ें वैसे ही जाएंगी। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि हम इस विषय पे थे कि वाकई ये पूरा नेतृत्व मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, और भूपेंद्र पटेल जी भी एक बहुत अच्छे एक न्यूट्रल फेस हैं जिनको लेके लोग भले ही अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में ना आए हों, लेकिन लोग उनके प्रति एक तरह से एक रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन उनके साथ ही CR पाटिल साहब ने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में, संगठन को एक साथ रखने में। और कर्म की बात की है तो भाजपा का संगठन जो बूथ लेवल का एक एक कार्यकर्ता है, उनका सबसे बड़ा श्रेय है कि वो आखिर दिनों में कैसे जाके मैनेजमेंट करके एक वोटर को उत्साहित करके, मोटिवेट करके इन चीज़ों को आगे ले जाते हैं। तो क्योंकि उनको एक श्रेय देना बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक संगठन के बारे में बात करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।